जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TSC मैथ्स क्लासेज में। तो आज हम देखेंगे प्रकाशिकी यानी प्रकाश के सभी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जो पेपर के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम देखेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के सभी उनके गुण और उनके स्रोत, माध्यम और उनके जितने भी गुण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण हो गया, क्रांतिक कोण हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशिकी। प्रकाशिकी प्रकाश की प्रकृति और उनके गुणों के अध्ययन प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में संचरित होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद तो अदृश्य रहती है पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बना देती है। जैसे प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश उस पर नहीं पड़ती है तो मुझे कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे सकती है। तो और प्रकाश, अगर हम बात करें किसी वस्तु के बारे में, तो कोई भी वस्तु का स्वयं का कोई कलर नहीं होता है, उस पर प्रकाश पड़ती है। कुछ प्रकाश हमको पता है, आपको भी पता है कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। जैसे वियोलेट, इंडिगो और ये सारी चीज़ें, इसमें ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। ये 7 कलर जब मिलते हैं तो एक सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। अब ये 7 कलर किसी वस्तु पे पड़ते हैं तो कुछ कलर इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती हैं, और जो ऑब्जर्व होने के बाद, जो प्रकीर्णित होने के बाद, इससे जो किरण, अब जो कलर रिफ्लेक्ट होके हमारे आँख में पड़ती है, हमको वही कलर यहाँ पर दिखाई देता है उसको। इसलिए किसी भी वस्तु का कोई कलर नहीं होता है, बस वो प्रकाश की किरणों के कारण ही हमको वो वस्तु का कलर दिखाई देता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, अब अलग अलग वैज्ञानिक है तो उनके अलग अलग मत भी हैं। जैसे अगर हम बात करें न्यूटन का कणिका सिद्धांत, तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों और प्रत्यास्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो एक सीधी रेखा पर चलता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बताया गया कि एक सीधी रेखा पर चलता है। बट यही प्रकाश का तरंग सिद्धांत में बताया गया है हाइगेंस के द्वारा सन 1678 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी तरंगों के रूप में ऐसे चलेगी, और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह हाइगेंस ने बताया है। वही न्यूटन के कणिका सिद्धांत में बताया गया है कि यह एक सीधी रेखा में चलती है। तो दोनों में अलग अलग मत बताए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत और उनके माध्यम। प्रकाश के स्रोत और उनके माध्यम के बारे में अगर हम प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करें तो प्रकाश के स्रोत 2 तरीके से हो सकता है, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त जो जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो प्रदीप्त स्रोत हो जाएंगे। और अदीप्त का मतलब होगा जिस पर किसी दूसरे स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं, उसके बाद वो वस्तु हमको दिखाई देती हैं, तो वो सारी वस्तुएं अदीप्त हो जाएंगी। जैसे चंद्रमा पे भी चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो चंद्रमा मुझे दिखाई देता है और उसका प्रकाश मेरे आँखों में रिफ्लेक्ट होकर पड़ता है, तो मुझे जो है चाँद चमकता हुआ दिखाई देता है। बट चाँद का कोई कलर नहीं होता है। जैसे अदर वस्तुएं हैं, जैसे जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती हैं, जो हम सारी वस्तुओं को देखते हैं, वो प्रकाश के परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों में पड़ती हैं, तो वो वस्तु हमें दिखाई देती हैं। बस वैसे चांद भी है। अब हम इनके माध्यम के बारे में देखें तो माध्यम 3 तरीके से हो सकता है। अगर किसी भी वस्तु पे हम प्रकाश डालते हैं तो वो वस्तु
या तो प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर जाने देगा, और अगर पूरी तरीके से अपने अंदर से जाने दे रहा है तो वो पारदर्शक हो जाएगा। जैसे कि ग्लास हो गया, कोई भी दर्पण हो गया, जिसमें हम किसी भी साइड में कोई भी पॉलिश ना करें, तो उससे क्या होगा, प्रकाश आरो पार निकल जाएगा। तो उस वस्तु को क्या बोल देंगे हम, पारदर्शक बोल देंगे। अब अगर कुछ वस्तुएं ऐसे ही हैं जो अपने अंदर से कोई भी प्रकाश की किरण जाने ही नहीं देती, उस पार नहीं जाने देती हैं, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शक। जैसे कि ईंट की दीवार हो गई या कोई मोटी चादर से बनी कोई भी वस्तु हो गई, उसके अंदर जो है कोई भी प्रकाश आरो पार नहीं जाएगी, तो उस वस्तु को बोल देंगे हम अपारदर्शक। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ किरणें आरो पार चली जाएंगी और कुछ किरणें उसको रिफ्लेक्ट कर देंगी, तो ऐसे वस्तुओं को बोलेंगे हम अर्धपारदर्शक। यानी कुछ किरणें अपने अंदर से जाने देगी, कुछ किरणों का रिफ्लेक्शन कर देगी, तो ये हो जाएगा अर्धपारदर्शक। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोर्ड के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्या होगा, अगर हम एक समतल दर्पण है आपके पास, और उसके एक साइड में हम पॉलिश कर दें और दूसरा वाला साइड जो है इसका परावर्तक बना दें। अब एक साइड में पॉलिश होगी तो प्रकाश की किरण जब इसमें पड़ेगी तो इसकी आरो पार नहीं जाएगी, और जब आरो पार नहीं जाएगी तो क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और ये जो पॉलिश की जाती है किस चीज़ की जाएगी, लाल ऑक्साइड या पारे की, कले की जाएगी। इसमें एक साइड में जो पॉलिश होगी वो लाल ऑक्साइड का होगा या फिर पारे की कले की जाएगी इसमें, और दूसरा वाला भाग परावर्तक हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इसकी आरो पार ना होके ये उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और यही घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखते हैं डिफिनीशन कैसे करेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो उससे टकराने के बाद यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो आने वाली किरण है, इस आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और ये टकराने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीचों बीच में एक सीधी सीधी लाइन खींचते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में एक बार से फिर से जान लेते हैं। आने वाली किरण जो इस दर्पण पर पड़ रही है, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। इस दर्पण से टकराने के बाद जो किरण बाहर उसी माध्यम में जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में जो सीधी सीधी लाइन खींची जाएगी, इसको बोलेंगे अभिलंब। आपतन कोण और परावर्तन कोण की, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, और इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी कुछ बातें। अब इसमें हम देखेंगे इसके नियम। टोटल 2 नियम हो गए। 2 नियम कौन कौन से हैं, जिनमें से पहला नियम होगा आपका आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर से देखते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये इसका पहला नियम हो जाएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम ये है आपका, ये आपका दूसरा नियम है। क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। यानी ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, ये इसका दूसरा नियम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो।
अब इसके बाद अगर इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण जो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। वही यहाँ पर बताया गया कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, यदि एक प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच का जो टोटल कोण होगा ये आपको बताना है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, जिनमें से आपतन कोण आपको दिया हुआ है 30 है, तो परावर्तन कोण भी तो 30 होगा। अब दोनों 30 हो जाएंगे, तो आपतन कोण भी 30, परावर्तन कोण भी 30। इसमें दोनों कोण का योग पूछे, यानी आई प्लस आर आपसे पूछा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे इसमें, 30 प्लस 30, तो टोटल 60 अंश हो जाएगा इसमें। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। देखो यहाँ पर भी दिया है कि आपतन कोण दिया हुआ 30, तो परावर्तन कोण भी 30 हो जाएगा। अब टोटल पूछे हैं आपसे, टोटल पूछे हैं, तो आपतन कोण भी 30 हो जाएगा, परावर्तन कोण भी 30 हो जाएगा, दोनों जोड़ने के बाद 60 अंश हो जाएगा इसमें। अब सेकंड पे आएंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से हटकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य में अंतर आ जाता है। अंतर का मतलब या तो बढ़ जाएगी चाल या तो घट जाएगी चाल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल कम हो जाती है, और यही अगर विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। जब चाल घटेगी तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अपनी दिशा से हटकर अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। वही अगर जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाएगी, तो जब विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण थोड़ा सा अपनी दिशा से हटकर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा डेफिनेशन इसमें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण जब प्रवेश करेगी तो उसके वेग और तरंग दैर्ध्य ये दोनों में परिवर्तन आ जाता है, यानी दोनों बदल जाते हैं, बट इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो चलें आगे देखते हैं इसमें। देखिए दोनों में अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो ये इसको जाना चाहिए ऐसे, या सीधा ऐसे जाना चाहिए, बट ये सीधा ना जाके थोड़ा सा इस साइड में झुक जाती है। तो ये अभिलंब है। अब जब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो क्या होगा, इसको आना चाहिए ऐसे सीधा, बट ये सीधा ऐसे ना आके ये अभिलंब से थोड़ा बाहर की ओर ऐसे जाने लगेगी ऐसे। तो ये हो जाएंगे दोनों के अलग अलग तरीके। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस इमेज के ज़रिए से भी। तो अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। अपवर्तन के कैसे उदाहरण हैं देखें ज़रा। पहले अगर हम क्या करें, ग्लास में एक सिक्का रखें और उसको हम उसके अंदर पानी भर दें, तो उसको हम जब देखेंगे तो सिक्का अपनी रियल जगह से हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और ये घटना किसकी है, प्रकाश का अपवर्तन का ही है। वैसे तारे हमको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ये कैसे होगा, जब तारों से प्रकाश की किरण आती है तो ये प्रकाश की किरण अपने वायुमंडल की कई परतों से अपवर्तन होते हुए हमारी आँखों में पहुंचती है, जिससे हमको रियल इमेज ना दिख के ये हमको यहाँ पर इसके इमेज दिखाई देती है। तो इसलिए कभी कभी मुझे तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये कारण आपका प्रकाश का अपवर्तन ही है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। सूर्योदय के समय हमको क्या होगा, 2 मिनट पहले। अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके लिए अंश अपवर्तन कोण बन जाएगा। तो आपतन कोण का जो मान होगा वही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा। कोण का मान बढ़ाएंगे, क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ता रहेगा,
और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। और जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इस आपतन कोण का जो मान होगा वही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा, वही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच का संबंध क्या है ये देख लेते हैं। म्यू बराबर 1/sin c, 1/sin c। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद की क्रांतिक कोण के बाद की घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमको पता है कि अगर हम जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वो अभिलंब से और दूर हटती जाएगी। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो है 90 डिग्री का अपवर्तन कोण का जो कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री यानी 90 अंश का कोण बना लेगा। तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण होगा वही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। बट अगर हम इसके क्रांतिक कोण के मान से अगर कुछ भी ज़्यादा हम एंगल बढ़ा रहे हैं आपतन कोण का, तो प्रकाश की किरण अब उस माध्यम में ना जाकर वो इसी माध्यम में वापस लौट आती है। अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा कर देंगे तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी नहीं, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही थी उसी माध्यम में फिर से वापस लौट आएगी। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोण जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हीरे का चमकना। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है, क्योंकि हीरे के अंदर जब प्रकाश की किरण जाती है तो उससे वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि आसिक तंतु है और रेगिस्तान की मरीचिका है और एंडोस्कोपी ये सारे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही उदाहरण हैं। प्रकाश का 1666 ईस्वी में बताया कि जब श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म पर डाली जाती है, तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। और ये अवयवी रंग कितने हैं? 7 होते हैं। विबग्योर जिसमें ये वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर में विभक्त हो जाते हैं, जो अपने अलग अलग चालों यानी रंगों की चाल पर निर्भर करते हैं। चाल हैं, इनके अलग अलग चाल हैं। यह विक्षेपण अलग अलग रंगों की चाल पर निर्भर करता है, अलग अलग चाल पर निर्भर करता है। अब देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकाश वायुमंडल से होकर 7 रंगों में विभक्त होता है। वायुमंडल से आने के बाद 7 रंगों में विभाजित होता है, तो इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रिज्म से जब होकर गुजरेगा तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकीर्णन में क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? ब्लू कलर का, नीले का, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य कम होगी और प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, इसलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इसका प्रकीर्णन होता है, पूरे में फैल जाता है और पूरे में हमको नीला कलर ही दिखाई देता है। वैसे हम आगे देखेंगे क्या होगा आगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? इसका कारण ये है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए मुझे लंबी दूर से भी हमको वो कलर दिखाई देता है। ये इसका प्रकीर्णन का कारण हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का विवर्तन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण को छोटे छिद्र से गुजारते हैं तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, यानी फैल जाता है। देखो यहाँ से जब छोटे छिद्र से गुजारा जाएगा तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और फैल जाता है। जैसे जैसे टार्च से हम लाइट मारते हैं तो लाइट उसके चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे लाइट निकलती है छोटी जगह से, बट ये ऐसे फैलते हुए पूरे में फैल जाता है। तो इसको ही बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन।
इसको ही बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन।